इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्वल स्टेबिलिटी. आउट ऑफ दिस टू, any one you can take it. If you take one structure और इस स्ट्रक्चर से आप हाइब्रिड बनाना चाहते हैं, अब बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा है? अज्यूम दैट, मान लीजिए, ऐसा हो तो सकता नहीं है बिकॉज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इमेजिनरी, बट if you want to convert the one resonating structure into the hybrid, what will happen? Energy will be absorbed or energy will be released? Quick. If you want to convert the resonating structure into hybrid, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? रिलीज होगी. वेरी गुड, क्योंकि ये लेस स्टेबल था बेटा. हाँ सर. और ये मोर स्टेबल है. तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनेगी तो एनर्जी रिलीज होगी ना, बिकॉज स्टेबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन द एनर्जी डिक्रीजेस. तो रेजोनेंस एनर्जी की जो वैल्यू है क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, हम लोग का मोटिवेशन उनका नहीं रह पाता है. कैसे रहेगा? कहाँ से मोटिवेशन लाएंगे? मोटिवेशन आपसे ही आती है. potential energy of resonance hybrid minus potential energy of this, it should be what? Negative. So converting the most stable resonating structure into hybrid will result in a release of energy. So that's why the sign of resonance energy is what? Negative. यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं. Stability of resonance hybrid is more than stability of resonating structure. कोई भी ले लो आप. Energy of resonance hybrid energy of resonance structure. ठीक है. तो आर की साइन क्या होगी? नेगेटिव. अच्छा, अब मान लीजिए आर की जो मैग्नीट्यूड है ज्यादा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंक्रीजेस तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज. इंक्रीज. क्यों? क्योंकि और एनर्जी रिलीज होगी. ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, greater will be stability of resonance hybrid. Why we are talking about resonance hybrid? Because resonance hybrid ही क्या है? Actual molecule है. Greater the magnitude of resonance energy, greater will be stability of what? Molecule or higher. Therefore, what you can say कि delocalization leads to stability. Resonance leads to stability. डीलोकलाइजेशन ही हो रहा है ना. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं आप, इसको फिर यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है. डीलोकलाइज मतलब अपने पोजीशन से मूव करना. Generally, a species
exhibiting resonance is more stable than those without resonance if other structural features are similar. Like एग्जाम्पल देखिए, does this molecule have conjugation? If I compare the first molecule and second molecule, हाँ सर, फर्स्ट में है। first molecule में resonance है. हाँ सर। हाँ सर। If I talk about resonance, तो इसमें resonance है, इसमें resonance नहीं है. और रिमेनिंग फीचर सेम है ना, 5 कार्बन दोनों में पाई बॉन्ड सेम, सब में सिमिलर. ये स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? मोर. इसकी क्या होगी? लेस. फर्स्ट वाले का नाम क्या देते हैं? इसको कॉन्जुगेटेड डाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड. वाई कॉन्जुगेटेड? डीयू के टाइम पे भी बताया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेटेड? पाई बॉन्ड्स आर एट ऑल्टरनेट पोजीशन. इसको बोलते हैं आइसोलेटेड. एक और कौन सी अल्कीन होती है? एक और कौन सी अल्कीन होती है? नहीं याद है, देखिए आप लोग. इसको कौन सा बोलते हैं? क्यूमुलेटेड. और अलीन्स, अलीन कहते हैं. ठीक है. स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ. ये स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये सबसे कम स्टेबल क्यूमुलेटेड. बट क्यूमुलेटेड को उतना यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज कंपैरिजन थोड़ी और मुश्किल आएगी. क्यूमुलेटेड क्यों कम स्टेबल है वो बता देता हूँ मैं आपको. यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्राउडिंग हो गई ना. और सेकंड थिंग, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो ये लीनियर भी होगा. ये भी ध्यान रखना है. हमने बेंड दिखाया, पर बेंड होना नहीं चाहिए. बिकॉज ऑफ क्राउडिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, cumulated dynes are less stable. Cumulated dynes are less stable. बट हमें सिर्फ ध्यान देना है किन पे अभी फिलहाल के लिए? फर्स्ट दोनों पे. ये हमें समझ में आ गया. चलो मैं यहाँ पूछता हूँ, एक एग्जांपल बताइए. Which is more stable? फर्स्ट कौन सी मॉलिक्यूल है? साइक्लोहेक्सेन. ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है.
तो बेंजीन स्टेबल है। तो लॉजिकली बेंजीन स्टेबल है बिकॉज उसमें आपको दिख रहा होगा रेजोनेंस, है ना। साइक्लोहेक्सेन में रेजोनेंस नहीं दिख रहा, पर ऐसा नहीं है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, साइक्लोहेक्सेन की ही ज्यादा है। मैंने कहा ना ऊपर, इफ अदर स्ट्रक्चरल फीचर्स आर सिमिलर। अब आप खुद सोचो कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट नोइंग द आंसर और विदाउट नोइंग द डेटा। इफ यू चेक द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द बेंजीन, अगर मैं सिग्मा की बात करूं, कितने कितने सिग्मा है बताइए। इफ आई टॉक अबाउट द बॉन्ड्स अवेलेबल इन बेंजीन, 6 सी सिग्मा है, तो 6 सी सिग्मा यहाँ पे भी है ना। हाँ सर। इसमें 6 CH बॉन्ड, इसमें 12 CS 12 CH बॉन्ड, इसमें 3 CC, ये सिग्मा है, सिग्मा, ये CC पाई। तो 6 सिग्मा तो कॉमन हो गया, 6 सिग्मा CH का कॉमन हो गया। तो अगर मैं इनमें देखूं तो अब क्या देख रहे हो कि 3 पाई है, उधर क्या है, 3 सिग्मा है। एक्स्ट्रा चेक किया जाए ना, इफ यू चेक दी, क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स निकालें, तो 3 पाई एंड राइट हैंड साइड क्या है, 6 सिग्मा है। तो 3 पाई के सामने 6 सिग्मा अगर हो गया, तो बॉन्ड्स किसमें स्ट्रॉन्गर है, सिग्मा। सिग्मा। और भी 6 सिग्मा है। Are you getting it? I have 3 pi only in the benzene side and cyclohexane side we have 6 sigma. सिग्मा बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, बॉन्ड्स अगर स्ट्रॉन्गर बनते हैं तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। तो ये लॉजिक ही अलग है, इसको हम देख के बोल ही नहीं सकते। गॉट इट एवरीवन। यस। तो जब भी कंपैरिजन करते हैं ना, तो सिमिलर चीजों में कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो कभी भी ऐसा नहीं कि बताइए मिथेन और पानी में कौन स्टेबल है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता। हमेशा चीजों में सिमिलैरिटी होगी, तो ये आप बता पाएंगे। रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, फॉर्मूला फॉर रेजोनेंस एनर्जी, डेल्टा एच। एच का मतलब क्या था, हाइड्रोजनेशन। डेल्टा एच, एच क्या था, हाइड्रोजनेशन। थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा एच एच एक्सपेरिमेंटल। तो फर्स्ट क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकल माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल। दूसरा फॉर्मूला, ये सब नहीं बताया था ना हमने नॉर्मल रेजोनेंस के टाइम पे, नहीं सर। सर। ठीक। विल एक्सप्लेन आल्सो कि व्हाई दिस फॉर्मूला इज कमिंग, ठीक है ना। कंबशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन है बस ये थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल एक्सचेंज कर लेंगे। हमें मेंटेन करनी है रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव, उसी को समझाना है। ठीक है। नाउ एक वेयर डेल्टा एच एच थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड। थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। डेल्टा एच सी थ्योरेटिकल हीट ऑफ कंबशन और कैलकुलेटेड हीट ऑफ कंबशन। थ्योरेटिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन और
calculated heat of formation. यहाँ पे रहेगा एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल। मैं एक ही लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल। ठीक, अब ये जो फॉर्मूले हैं पहले तो याद कर लीजिए। थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल दो में, कंबशन एंड हाइड्रोजनेशन। एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल होगी फॉर्मेशन में। Even you can also write dissociation theoretical minus experimental। तो आप देख रहे हो कि आउट ऑफ 4 1 इज व्हाट, आउट ऑफ 4 1 इज experimental minus theoretical, otherwise remaining is theoretical minus experimental. How do we write this formula? I will tell you. You can easily understand what is hydrogenation. Combustion means combustion करना, burning in oxygen. Formation तो हमने Born-Haber cycle में यूज किया था, Born-Haber cycle। ये सारे डेटा हैं, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? Calculated using bond energy data और समटाइम्स कहीं लिखा जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी डेटा। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई करनी होती है। तो अब आपको मैं समझाता हूँ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से क्लियर है। इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजनेशन, इट इज नथिंग बट एडिंग या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने H2 लिया तो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड क्या है, दिस। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन अल्कीन हुआ और बना क्या, अल्केन। इसका डेल्टा H नेगेटिव होता है। कैन यू प्रूव इट व्हाई इट इज नेगेटिव? नेगेटिव का मतलब SO होता है, एनर्जी रिलीज होगा। तो कैन यू प्रूव इट यूजिंग योर बेसिक्स, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज ही क्यों होगी? बताइए।
बताइए। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से एनर्जी रिलीज होगा। सिर्फ नहीं होगा ना बेटा, पाई बॉन्ड। अच्छा देखो, जो तुमने सेंटेंस कहा दिशा, तुम्हें खुद कन्विंस नहीं होगी। ओमकार है कि नहीं बताइए? पाई बॉन्ड ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज हुई, ये सेंटेंस ही गलत हो गई ना। इफ यू ब्रेक अ बॉन्ड, एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगी? रिक्वायर्ड होगी। सेंटेंस ही गलत है। वॉट एवर यू स्पीक यू शुड थिंक कि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है। तो जो अभी डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन से जो गलतियां हैं पहले उसको ठीक कर लेते हैं। कि बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड या अब्सॉर्ब। तो वीकर बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगा? अगर बोलूंगा वीकर बॉन्ड, लेस एनर्जी अब्सॉर्ब। और नहीं, ये हिंट नहीं दूंगा, ये भी नहीं दूंगा। ठीक है, मैं लिख दिया तो रहने दीजिए। बताइए। Anyone got the idea how to analyze कि why it is negative? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप डिसाइड कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस रिएक्शन में कौन सी बॉन्ड ब्रेक हो रही है, कौन सा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म। गेन एंथैल्पी की वजह से। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से ना एनर्जी। ना ना, टफ नहीं, बिल्कुल टफ नहीं। बिल्कुल बेसिक बॉन्ड ब्रेकिंग, बेसिक बॉन्ड फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा और पाई आप जानते हैं, उसको अप्लाई करनी है।
नहीं हुआ? सर सिग्मा बॉन्ड की वजह से जो प्रोडक्ट मिला है हमें वो रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल है, इसके लिए हो सकता है क्या? हाँ, मतलब तो जो आपने कहा बिल्कुल सही है, बट उसको एनालाइज सिंपल तरीके से कैसे करें? नो, इफ यू चेक इस मॉलिक्यूल में इफ यू ट्राई टू कंपेयर, क्या चेंजेस हुआ, क्या ब्रेक किया आपने? 1 पाई ब्रेक किया, यहाँ पे क्या ब्रेक किया? 1 सिग्मा, क्या फॉर्म हुआ? कितने सिग्मा फॉर्म हुए? 2 sigma. है ना? इफेक्टिवली तो यही हुआ ना। रिमेनिंग बॉन्ड्स को हमने चेंजेस कुछ किया क्या? नहीं किया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो CH2 तो वहां पे भी है। इफ यू टेक द कंपैरिजन तो CH2 दोनों में भी है। एक्स्ट्रा क्या आ गया? CH। तो यहाँ पे 1 पाई प्लस 1 सिग्मा दोनों क्या हो गए? ब्रेक हुए। और यहाँ पे अगर ऐसा हुआ, इफ आई टेक द कॉमन, तो ये सिग्मा को ये सिग्मा से कैंसिल कर सकते हैं। 1 सिग्मा ब्रोकन, 1 सिग्मा फॉर्म्ड। इफेक्टिवली क्या हुआ? 1 pi 1 पाई, broken, 1 जब पाई sigma. ब्रोकन हुआ दिशा, एनर्जी क्या होगी? अब्सॉर्ब या रिलीज? Absorb. अब्सॉर्ब। 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, एनर्जी क्या होगी? Release. रिलीज। एनी डाउट? नहीं सर। और हमारे डिस्कशन में यहाँ पे जो वीकर है उसको अगर मैं स्ट्रॉन्ग बना लूं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लेस की जगह पे क्या होगा? More energy release. तो 1 पाई ब्रेक करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने से जो एनर्जी रिलीज होगी, किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी? 1 sigma forms. ज्यादा रिलीज होगी। एनी डाउट इन दिस? बताइए। No, sir. 1 पाई ब्रेक करने में मान लो x एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ प्लस x, 1 सिग्मा फॉर्म करने में माइनस y एनर्जी रिलीज हुआ। तो और प्लस x और माइनस y का मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे ऐसा, तो x प्लस x लिख लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? पॉजिटिव। y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव। क्योंकि एनर्जी क्या हो गई? रिलीज। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो x प्लस y की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव। In the formation of alkane, from alkene, we are breaking 1 pi bond effectively and we are forming 1 sigma bond. 1 pi bond break करने में एनर्जी कम रिक्वायर्ड हुई, कम सप्लाई किया हमने, जैसे 2 किलो कैलोरी सप्लाई किया, पर 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने में एनर्जी क्या हो गई? अब्सॉर्ब हो गई, ज्यादा रिलीज हो गई। तो अगर मैं 2 किलो कैलोरी सप्लाई किया, मुझे 4 किलो कैलोरी मिल गया, तो इफेक्टिवली कितना मिला मुझे? -2 किलो कैलोरी। So that's why it is what? Negative. Any doubt यहाँ तक? No, sir. चलिए अब कंपेयर कीजिए तो। कंपेयर the magnitude of delta H एग्जाम्पल है जो हमने एग्जाम्पल दिया आपको बेसिकली।
डेल्टा, इसको हमने हाइड्रोजन ऐड किया, अल्केन बन गए। यहाँ पे डेल्टा H1, डेफिनेटली 2 मॉलिक्यूल लगेंगे हाइड्रोजन के। कंपेयर कीजिए। बताइए फर्स्ट का किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? थिंक आंसर। दोनों में 2 ही पाई बॉन्ड ब्रेक किया आपने, है कि नहीं? इसमें कितने पाई बॉन्ड ब्रेक किया आपने? 2 पाई, है ना? 2 पाई ब्रेक किया। इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए इफेक्टिवली। यहाँ पे 2 पाई ब्रेक किया, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए। तो डिफरेंस क्या आ गया? हाउ टू कंपेयर द डेल्टा एच देन? वेरी इजी, बताइए। तो ए वाला ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्या डेल्टा एच का? ए का अगर ए ज्यादा स्टेबल, देखो फिर से तुम सही ऑब्जर्व नहीं करते। ए और बी में स्टेबल ज्यादा कौन है बताओ तो? सॉरी सर, बी वाला स्टेबल है। ठीक है, बी स्टेबल है, फिर किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी? थिंक आंसर। देखो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ भी पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, बट एडिशनली इस मॉलिक्यूल में इसके कंपैरिजन में क्या है? स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर कोई चीजें ज्यादा स्टेबल है तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा या इजी होगा? मुश्किल होगा। मुश्किल होगा ना। यहाँ भी 2 पाई ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ भी 2 पाई ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ भी 2 पाई ब्रेक कर रहे हैं, पर नीचे वाले पाई को ब्रेक करने से रेजोनेंस भी चला जाएगा। इफ आई ब्रेक द बॉन्ड, रेजोनेंस विल बी नॉट देयर, और रेजोनेंस नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल। तो वी आर नॉट ओनली ब्रेकिंग द पाई सिस्टम, वी आर ब्रेकिंग अ स्टेबल पाई सिस्टम, है ना? स्टेबल कॉन्जुगेट सिस्टम को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा। होगी। तो सेकंड वाले में अगर ज्यादा सप्लाई करनी पड़ रही है तो नेट रिलीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? दोनों में हम 2 पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो कोई नया तो नहीं है, सेम ही हो गई। पर सेकंड वाले ऑप्शन में रेजोनेंस भी है, मतलब सेकंड वाला मॉलिक्यूल स्टेबल है, और जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया रेजोनेंस खत्म हो गई। तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, रेजोनेंस खत्म हो गया, तो जो एडिशनल स्टेबिलिटी मिल रहा था ड्यू टू रेजोनेंस, दैट इज आल्सो लॉस्ट। तो second molecule is relatively more stable than the first one. So in addition to breaking the pi bonds, we are also breaking the stability of system. तो additional energy requirement होगी second वाले में, है ना? तो if I compare the magnitude delta H1 and delta H2, किसकी वैल्यू ज्यादा है?
मैग्नीट्यूड की बात करूंगा 10, क्योंकि नेट रिलीज क्या हो जाएगी, दिशा कम हो जाएगी ना। हाँ सर। अच्छा, दोनों में फॉर्मेशन तो सेम ही होंगे, कंपाउंड सेम है तो फॉर्मेशन तो सेम ही होगा ना सिग्मा का। सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है कि दिस सिस्टम इज मोर More स्टेबल। stable. तो अगर स्टेबल सिस्टम को आप ब्रेक करोगे तो रिलेटिवली ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, फॉर्मेशन में तो फर्क नहीं पड़ रहा। सेकंड बताइए। First वाला। फर्स्ट वाला क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और देखो। रेजोनेटिंग हाइब्रिड की ज्यादा होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है बेटा। अच्छा, बेंजीन की बात करें अगर हम, तो ये क्या है? रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग हाइब्रिड। हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो बेंजीन के लिए ये जो डेल्टा H2 है बेटा, ये क्या हो जाएगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? एक्चुअल, क्योंकि बेंजीन यही होता है, बेंजीन ये नहीं होता है, लेकिन बेंजीन का क्या है? वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो डेल्टा H1 है, वो क्या हो जाएगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थियोरेटिकल। मतलब हम सोचते हैं कि ऐसा होता होगा, है तो नहीं, लेकिन है किसकी जैसा? इसके जैसा। ये एक्चुअल है। तो जो फर्स्ट डेटा दिया डेल्टा H1, वो क्या दिया? HOH थियोरेटिकल। सेकंड डेटा क्या दिया? HOH एक्चुअल। किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है? बोलो, किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है? तो डेल्टा H1 की साइन नेगेटिव, डेल्टा H2 की साइन नेगेटिव। नेगेटिव हमने ऊपर प्रूफ कर लिया, व्हाई इट इज नेगेटिव। डेल्टा H1 का मॉड इज मोर देन डेल्टा H2 का मॉड। अब अगर मान लो रेजोनेंस नहीं होता, तो ये दोनों वैल्यू क्या होते? सेम या डिफरेंट? सेम होता है। सेम होते, क्योंकि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों ही सेम हो जाते हैं ना। हाँ। सिंस रेजोनेंस है तो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड है ना। तो इनके जो डेटा है, ये जो डेटा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा। अच्छा, रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करो। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं रिएक्शन को, तो क्या कैंसिल हो जाएगी? ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। इससे क्या बनेगा? ये वाला। इफ यू सब्ट्रैक्ट द रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या आएगा बताइए? इससे क्या बन जाएगा बेटा? हाइब्रिड। हाँ सर। और अगर आप दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो डेल्टा H भी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बॉन्ड हैमर साइकिल। तो नया डेल्टा H क्या हो जाएगा? डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। डेल्टा H1 क्या है? थ्योरेटिकल। डेल्टा H2 क्या है? एक्सपेरिमेंटल। एक्चुअल। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि इसकी साइन क्या है? नेगेटिव। इसकी साइन भी क्या है? नेगेटिव। और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? सब्ट्रैक्ट करने से वही इक्वेशन। अच्छा, इससे मुझे ये डेल्टा H आया, पर ये रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो किसके इक्वल था? है ना। हाँ सर। So that's why the formula is what? Theoretical heat of hydrogenation minus experimental heat of hydrogenation. So resonance energy is delta H1 minus delta H2. Why? क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी का साइन क्या होती है? नेगेटिव। और डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 का साइन भी क्या होगा? नेगेटिव। इसी तरह से कंबशन को भी प्रूव कर सकते हैं, फॉर्मेशन से प्रूव कर सकते हैं, दोनों तरफ से प्रूव कर सकते हैं।
क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है ना। सर 1 मिनट ऊपर का लिखेंगे। हाँ बेटा, एक मिनट। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, अगर कुछ ना लिखें, so there are two conditions. Conjugated system ऑब्जर्व करोगे आप, और सेकंड इज प्लेनैरिटी। अगर कोई पूछता है तो फट से आप ये आंसर दे देंगे, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल ठीक रहेगी कि हाँ सबको आता है। ये 2 वर्ड सफिशिएंट है। उसको थोड़ा डिटेल समझाएंगे, व्हाट इज प्लेनैरिटी, व्हाट इज कॉन्जुगेशन। हाँ अब बताइए क्या बोल रहे थे आप? नहीं सर, ये दूसरा लिखना था। ये समझ में आ गया ना, अंडरस्टैंडिंग आ गई? हाँ। व्हाई वी आर टेकिंग थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल, बिकॉज थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल करने से डिफरेंस उनका नेगेटिव आता है, और रेजोनेंस एनर्जी भी क्या आएगी? नेगेटिव आ जाएगी फिर, बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट कि रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। डन सर। ठीक है, डन है। नेक्स्ट लिखिए, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। क्या कंडीशन है? कॉन्जुगेशन एंड प्लेनैरिटी। फर्स्ट कंडीशन, मॉलिक्यूल और segment of a molecule must be planar. प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन जनरली क्या रहती है? sp2 क्या होती है? ट्रायगोनल प्लेनर या लीनियर होगा? sp3 इज व्हाट? टेट्राहेड्रल, एंड टेट्राहेड्रल इज नॉन प्लेनर। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान रखना पड़ेगा कि sp2 sp मॉलिक्यूल में है या नहीं। सेकंड, आयन भी हो सकता है ना, मॉलिक्यूल और आयन, और सेगमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन मस्ट बी प्लेनर। मॉलिक्यूल और आयन मस्ट हैव कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन का एक्चुअल मीनिंग कुछ और है। हमने जो सीखा था वो ऑब्जर्वेशन था, जैसे पाई ऑल्टरनेट पाई, पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर, पाई ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल, सब ऑब्जर्वेशन थे कॉन्जुगेशन के। पर उस ऑब्जर्वेशन में दिखता क्या था वो लिखने वाले हैं आपको हम। मस्ट हैव कॉन्जुगेशन, दैट इज at least three p orbitals which are adjacent and parallel must be present। ये दोनों कंडीशन अच्छे से अभी याद कीजिए।
at least 3 p orbitals which are adjacent and parallel must be present. मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे जो एडजेसेंट होंगे आपस में, एडजेसेंट टू ईच अदर एंड पैरेलल होना चाहिए. पैरेलल का मतलब if it is px, if one is px, the second one will be also what? px, third one will be also what? px. ये सिचुएशन होती है तो कॉन्जुगेशन में इसको काउंट करते हैं. In some cases, two parallel p orbitals are needed. ये दोनों एग्जांपल आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, पहले दोनों पॉइंट याद कीजिए अच्छे से सब लोग. At least 3 p orbitals which are adjacent and parallel must be present. Example देखिए, CH2 double bond CH CH2 प्लस. तो आप देखते फटाक से बोल दोगे कौन सी कॉन्जुगेशन है इसमें? I alternate. बाय अल्टरनेट क्या? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये दो क्या करते उनका, तुम सुन के क्यों बोले? तुम सही बोल सकते थे. और सुमित ने गलती से वो वर्ड यूज किया है. बोलना कुछ और चाहता है सुमित. सर नहीं वही बोलना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पाई अल्टरनेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नहीं, गलत. पाई अल्टरनेट बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कभी कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं था. वो अलग बात है कि वी से ही वर्ड था वो. Vacant orbital. हाँ, सुमित रिवीजन नहीं हुई है. पाई अल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल CH2 प्लस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्जुगेशन. तो पाई अल्टरनेट क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल. ये हम अच्छे से जानते हैं. पाई अल्टरनेट वेकेंट किसके पास है? CH2 प्लस के पास वेकेंट ऑर्बिटल है ना? Yes. ठीक है, कोई बात नहीं. वो तो तुम्हें भी पता है ओमकार, सुमित तुम्हें भी पता है कि तुमने वेकेंट ऑर्बिटल थॉट में वेकेंट ऑर्बिटल लिया, पर वर्ड क्या निकला? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बैलेंस निकला. तो ऑब्वियस है. देखिए अब खुद सोचो, वेकेंट कौन सी ऑर्बिटल है? जो वेकेंट है इसमें, वेकेंट कौन सी ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल. P orbital. p ऑर्बिटल. अब जो पाई बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, ये जो पाई बॉन्ड बना के रखी है हमने यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड है, लैटरल ओवरलैप किया है. इसके पास भी ऑर्बिटल तो है, पर ये क्या है? बोलो. Vacant. वेकेंट है ना? पर क्या तीनों एडजेसेंट है? बिल्कुल है, एडजेसेंट है तीनों. हाँ. ये ब्यूटी कहाँ मिलेगी? और ऑफलाइन में. पर ऑफलाइन में क्या करेंगे हम? खराब भी लिखेंगे ना तो भी आपको हम पढ़वा लेंगे. ठीक है, दोनों का अगर स्ट्रक्चर बनाया तो यही हुआ है ना? बताइए. अच्छा, कौन सी स्टेप ली थी बेटा हमने यहाँ पे? एरो बनाएंगे अगर यहाँ पे, इस एरो का नाम क्या था? बोलो. पाई बॉन्ड पेयर टू पाई बॉन्ड पेयर. अंडरस्टूड? Yes.
अब खुद देखो, अगर चलो मान लेते हैं, सोच के बताना, बहुत इंपॉर्टेंट, मान लेते हैं ये px है, तो इसको तो px होना ही पड़ेगा, लैटरल ओवरलैप इज ओनली पॉसिबल। इसको py मान लेते हैं, क्या ये बना पाओगे? नहीं, क्यों नहीं बना पाएंगे? बिकॉज अगर ये दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो इन दोनों की भी ऑर्बिटल की नेचर क्या होगी? सेम होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कॉन्जुगेशन है, अगर रेजोनेंस करा रहे हैं, तो ये तीनों p ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? पैरेलल, सही। सेम होना चाहिए। तो ये जो py है वो क्या हो जाएगी? गलत। यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा बेटा? px ही लेना पड़ेगा। तीनों अगर px है, तीनों एडजेसेंट है, तीनों पैरेलल है, ऐसी ऑब्जर्वेशन दिखती है तो उसको भी उसी को कॉन्जुगेशन कहते हैं। डन। जो आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा है इन सम केसेस टू पैरेलल p ऑर्बिटल्स आर नीडेड। एग्जांपल देखिए, CH2 plus OH, कौन सी कॉन्जुगेशन है बताइए? कौन सी कॉन्जुगेशन है? क्विक, नहीं बोल पाएंगे तो गलती है। वेकेंट ऑर्बिटल ऑल्टरनेट लोन पे। एक्सीलेंट। और जो दिख रहा है वही बोलना है, दिखाया भी मैंने वही सब चीजें हैं। तो CH2 पे प्लस है, इट इज हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल। O पे लोन पेयर है, तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो रिच से किधर जाएगा? डेफिशिएंट की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जो एरो बनाओगे इसमें, ऐसे बनाओगे, क्या बनेगा कंपाउंड बताओ? जिधर एरो जाता है उधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो द प्लस विल बिकम व्हाट? न्यूट्रल। एंड O विल बी हैविंग पॉजिटिव। पॉजिटिव। उनका सब लोग सोच के बताइए, इस O की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इस O की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बस इसी के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करने के लिए कहा था, वही बेसिक चीजें ही पूछ रहा हूँ, कुछ हाई फाई नहीं। सर दोनों का sp2 है। कैसे पता? सर क्योंकि जो फर्स्ट वन है ना उसमें लोन पेयर रेजोनेंस में मतलब यूज हो रहा है ना, तो उसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, अगर सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर देता तो आप सिंपली क्या कहते? दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं, sp3 है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, दो सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 है। लेकिन सिंस दिस टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो दोनों की रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों हाँ। की रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, हाइब्रिड की एग्जिस्टेंस होगी। अच्छा हाइब्रिड बना ही लेते हैं, क्यों छोड़े उसको? चूंकि सब आती है आपको बनाना, ड्रॉ करना आपके हाथ में बैठ चुका है, बड़ी मेहनत की थी आपने, उसको खराब नहीं होने देना है। हाइब्रिड क्या होगा इसका? सिंपल, CH2 पार्शियल बॉन्ड CH, यहाँ भी हाइब्रिड क्या होगा? CH2 बॉन्ड पार्शियल। तो यहाँ पे तो ये समझ में आता है कि वन लोन पेयर इज यूज्ड एज अ पाई बॉन्ड। अच्छा लोन पेयर अगर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और पाई बॉन्ड बनता किससे है? प्योर p ऑर्बिटल से बनता है पाई बॉन्ड। ये तो आती है, हाँ। प्योर p ऑर्बिटल्स और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल form
pi bond. ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो इसका ये मतलब होगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। sp2 का मतलब मुझे बताइए sp2 कैसे मिला, एक लोन पेयर, एक सिग्मा, दो सिग्मा। हाँ सर। जो सेकंड वाला लोन पेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बॉन्ड में। नहीं, कौन से बॉन्ड में? pi bond। इन अबव केस वन लोन पेयर on oxygen atom converted into, बोलो, pi bond. pi bond। Hence it must be present in Resonance। नहीं, रेजोनेंस में तो है ही, must be present in pure p orbital, one lone pair, है ना? One lone pair on oxygen atom converted into pi bond and it must be present in pure p orbital. सिंपल। अगर प्योर p orbital में प्रेजेंट है तो जो डायग्राम बनेगी इसकी, ये प्लस लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, 10, एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। जब बॉन्ड बन गया एक ही पाई बॉन्ड, जब एक ऑर्बिटल आप दिखाओगे ही, ऐसा प्लस चार्ज कहाँ पे है, ओ पे, है ना? बताइए। हाँ सर। अब ये जो पाई बॉन्ड बनाया बेटा हमने यहाँ पे, ये जो बन गया पाई बॉन्ड, वो लोन पेयर के इंटरेक्शन से ही बना है। अब ये दोनों अगर मान लीजिए अगर ये px है तो ये क्या लेना पड़ेगा, px। अगर ये px है भी क्या लेना पड़ेगा, px। जरूरी नहीं px लो, मैं py लिया तो दोनों py लेना पड़ेंगे, pz लिया तो दोनों ही pz लेना पड़ेगा। यहाँ तो कोई डाउट? नहीं सर। तो ऊपर वाले केस में कितने ऑर्बिटल जरूरत पड़े, पैरेलल 3, नीचे वाले में कितने जरूरत पड़े, 2, है कि नहीं? कोई डाउट नहीं इसमें? तो अगर कॉन्जुगेशन है तो पैरेलल है। अगर पैरेलल ऑर्बिटल्स हैं तो ये प्लेनर हो गई ना, ये सिस्टम क्या हो गई, बोलो? प्लेनर हो गया, ऑर्बिटल सेम यूज हो गए, सेम ऑर्बिटल यूज होगा। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है, इसमें भी पाई बॉन्ड यूज हुआ है px से, इसमें भी px है, इसमें भी px है, तो जो पोजीशन होगी एटम्स की वो सब क्या होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे। इसलिए एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस मेंशन करते हैं, द फैक्ट that molecule or ion
must have conjugation itself removes the need of condition 1. अगर 3 पैरेलल ऑर्बिटल्स हैं तो पैरेलल है तो प्लेनर होना ही है. कंडीशन 1 as orbitals must be parallel for planarity of molecule or planarity of segment of molecule. तो कहते हैं कि अगर मैं कह दिया कॉन्जुगेशन है, अगर कॉन्जुगेशन है तो ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे, और ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे तो जो सेगमेंट है मॉलिक्यूल का वो पार्ट क्या होगी? प्लेनर हो जाएगी. How many p orbitals are parallel in following molecules? बताइए, क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए.
फर्स्ट में कितने ऑर्बिटल्स हैं बोलो, हाउ मेनी p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो ये जो ऑर्बिटल है पाई बॉन्ड बनाएंगे यही पैरेलल है। तो फर्स्ट में कितने हैं? Two. तो सेकंड बताइए। सर 4. वेरी गुड, 4। बहुत बढ़िया, फटाफट कंप्लीट कीजिए, बहुत अच्छा। हो गया सबका? दृष्टि हुआ तब ईशा? सर सी वाले का 3 है. 3 है। 4 वाले का 2 हो जाएगा। 2. ई वाले का 3 4. 4। यहाँ पे और यहाँ पे ना होकर, हाँ सर तो ये बीच में बॉन्ड बनेगा ना बीच में, तो सभी पैरेलल हो गया ना। एफ में 5
एफ में सर एफ में हाइब्रिड कैसे बनेगा? हाइब्रिड कहाँ पूछा है क्वेश्चन में? एफ में रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। कॉन्जुगेशन में है क्या? नहीं। एडजेसेंट है क्या? नहीं। इसमें क्या हो रहा है? ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, ये आप ब्रेक करते हो फिर ये यहाँ लाते हो, हाँ सर। उसमें कैसे लाओगे? तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में ही नहीं है ना? हाँ सर। जी में फोर। गलत, सोच के बताइए। Sir, 3. गलत। सर फाइव। वेरी गुड। कितना टाइम लग गया? कैसे 5? सर क्योंकि ऑक्सीजन जो MEO है वो उधर लोन पेयर ऑल्टरनेट पाई वाला कॉन्जुगेशन ये है। रेजोनेंस में होगा, फिर ये भी रेजोनेंस में होगा, मतलब इसका भी पाई इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल, पी ऑर्बिटल पैरेलल होगा ना। तो यहाँ पे हाँ पी सर। ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, ये सभी क्या होंगे? पैरेलल। तभी तो कंप्लीट रेजोनेंस हो पाएगी। Rules to draw valid resonating structures. Position of atoms and sigma remains same, पता ही है. Only the position of non-bonding electrons can change, positive to negative charge change. Third, total number of electron pairs and total number of lone electrons should be same in all the resonating structures. So third से थोड़ा, जो हम जानते हैं, जो हम करते हैं, वही लिख रहे हैं points. We know that in all, we know all this because whatever we are drawing उसमें हम ये follow करते हैं. Octet rule violate नहीं होना चाहिए. एंड ऑक्टेट रूल फॉलो तभी होगा जब वो सेकंड पीरियड एलिमेंट होंगे. दूसरे पीरियड के होंगे तो उसमें वेरिएबल वैलेंसी हो जाती है. मोर देन 8 भी हो सकते हैं, SF6 12 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं सल्फर में, PCl5 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. So whatever we are talking about octet rule, it is only valid for second period element.
इसमें जो डिफिकल्ट वाला रूल है ना, वो ये थर्ड वाला।
ठीक है, देखिए, tools to draw valid resonating structure, position of atoms and sigma bonds remain same in all resonating structures. सब में atoms की position सब same होगी. Only the position of non-bonding electrons, pi electrons, can change. Accordingly, positive and negative charge will change. Total number of electron pairs and total number of lone electrons should be same in all the resonating structures. Lewis octet rule must not be violated for all atoms except the atoms with variable valency. ये तो ठीक है, octet follow होना चाहिए. Net charge should be same in all the resonating structures. Sixth is important. Sixth में जनरली क्या, unlike charges हम लोग अगल बगल unlike और like दोनों लिख सकते हैं. Like और like charges on adjacent atom should be neglected. लाइक भी ऐड कर सकते हैं. लाइक जनरली आता नहीं है, उसको लिखा नहीं था हमने. एग्जांपल देखिए, मॉलिक्यूल है हमारा CH its resonating structures are, definitely this will be also a resonating structure. You have to just verify इसमें कौन सी वैलिड है, कौन सी वैलिड नहीं है. वेरीफाई कीजिएगा.
10। तो टिल हेयर आप कंप्लीट कर रखना यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करवाएंगे डिफरेंट कॉन्जुगेशन से। ठीक, चलिए ठीक है दिशा, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, इतनी कंप्लीट करिएगा नोट्स में। We will discuss some different types of conjugation and we not learn, we already learned how to draw the resonating structures. We'll revise it और फिर इफेक्ट्स डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं प्लस आर और माइनस आर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हमने पढ़ा दिया ना आपको पहले। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी डिस्कशन हो चुका है ना पहले? हाँ सर। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू।